विषय ग्लोबल मार्केटिंग सोचने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि ये सब विषयों को पीछे छोड़ चुका है। और वो कैसे पीछे छोड़ता है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें, उससे पहले भी कुछ चीजें समझने की हमें लगता आवश्यकता रहती है, और वो ये है कि संसार के जो सबसे बड़े युद्ध होते हैं, सबसे बड़े युद्ध वो सभ्यताओं के होते हैं, वो संस्कृतियों के होते हैं। और सभ्यता और संस्कृति हमारे मन में, हमारे जन में और हमारे जहन में होती है, वो विद्यालय में नहीं होती। आज के विद्यालय में, क्षमा करिए, आज के विद्यालय में, आज के विद्यालय में जो हम सीख रहे हैं वो केवल और केवल स्किल डेवलपमेंट सीख रहे हैं कि हमें कुछ स्किल मिल जाए जिससे मुझे रोजगार मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। इससे ज्यादा हमको नहीं मिलता। और उसमें ही ये घोल जो ग्लोबल मार्केटिंग का है वो उसमें ही घुल गया है। इससे पहले आपकी संस्कृति को जब तक बिगाड़ेंगे नहीं, जब तक भारत को भारत की मूल भावना से दूर नहीं करेंगे, तब तक उनका काम चलता नहीं। और जब तक आपको अपभ्रंशित नहीं करेंगे तब तक उनका काम चलता नहीं। तो है क्या कि जब मैं कहता हूं कि ये संस्कृतियों का युद्ध होगा, तो फिर भविष्य भारत में भी अगर कोई चुनाव भी होगा तो भविष्य में होने वाला है शक्तियों का चुनाव। आज भी दिख रहा है, अभी भी वैसे ही चलता है कि कौन सा समुदाय किसके साथ है और कौन से समुदाय की कौन सी पार्टी है, कौन से समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिन शक्तियों से हमारा सामना होने वाला है उस शक्तियों के विषय में हमको संपूर्ण जानकारी हो। न संपूर्ण जानकारी हो तो कम से कम एक दृष्टि तो हो जिससे हम उसको समझ सकें। उसके लिए हमको पुनः ये जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला के माध्यम से या इसी प्रकार के वक्ता धेता ढूंढने होते हैं, हमको समझना होता है। सबसे पहले भारत का अपना मार्केट और भारत की अपनी इकोनॉमी और भारत को समझना होगा। तो भारत की इकोनॉमी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम बदल जाएगा, लेकिन भारत की जो ओरिजिनल इकोनॉमी है और उससे हम यहां तक कैसे आए और फिर हम इस ट्रैप में कैसे फंसे जो आज फंसे हुए हैं, उस ट्रैप को समझने के लिए 2-3 विषय मैं करूंगा, फिर उस पर उन विषयों पर आता हूं कि आखिर आए कैसे यहां। आज मेरी सुबह हमारे साथियों से वार्ता हो रही थी कि भाई रिफाइंड बहुत छोटा सा शब्द है, और आज से 20-25 साल पहले हम में से जो लोग भी 20-25 साल पहले रहे होंगे उनके जहन में रिफाइंड नहीं था, लेकिन फिर वो एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भाई रिफाइंड बेटर है, हमारे लिए रिफाइंड खाना चाहिए। हमारे जहन में बैठ गया और हमने रिफाइंड की तरफ दौड़ लगा दी, और रिफाइंड की तरफ दौड़ लगाई तो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए, ब्रेन हेमरेज के केसेस बढ़ गए, मल्टी ऑर्गन फेलियर बढ़ गई। तो अब ये जो मल्टी ऑर्गन फेलियर बढ़ी, इसको लाभ किसको होने वाला है? मर तो हम रहे, लेकिन लाभ किसको होना है? और ये आया कहां से? हमारी संस्कृति में तो ये रिफाइंड नाम का कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। आया कैसे? हमारे दिमाग में घुसा कैसे? हमको ये पता कैसे लगा? आज से 25 साल पहले जो लोग रहते होंगे उनके ध्यान में आया होगा कि भाई हमारे मन में ये डायबिटीज वाला फॉर्मूला, एक आध कोई होता था भैया शुगर है इनको, आज तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को शुगर हो गई। और मजे की बात है, हमने इंसुलिन चेक नहीं करवाई और हमको शुगर हो गई। देखो है बीमारी कितनी सुंदर। और हमने शुगर की मेडिसिन लेनी शुरू करी, जो मेडिसिन हमने लेनी शुरू करी उसका परिणाम निकला कि वो दूसरी जगह के इफेक्ट करके उसने और गड़बड़ करना चालू कर दिया, और हम अस्पताल में गए और डॉक्टर बाद में फाइनली कह रहा है कि भाई साहब इनको शुगर थी इसलिए चले गए।
और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। आखिर ये शुगर की दवाई कौन बना रहा? और ये किसने समझाया कि इंसुलिन चेक मत करो, सीधा ब्लड में शुगर देख लो और इसके आधार पर शुगर बता दो इनको शुगर है? शुगर की बीमारी में तो इंसुलिन बनना कम होगा ना। इंसुलिन कितने लोग चेक करवाते हैं? और रिफाइंड का जो फॉर्मूला दिमाग में आया वो कहां से आ गया? बॉडी को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एक उसको शुगर चाहिए यानी कि ग्लूकोज चाहिए, और तीसरा उसको फैट चाहिए। ये 3 बॉडी को चलाने वाले हैं। शुगर खत्म कर दी और फैट भी खत्म कर दिया बॉडी में। सिस्टमेटिक तरीके से शुगर और फैट नहीं लेना हमने बंद कर दिया, क्योंकि भाई ऐसा ही अपने रिसर्च पेपर्स में पढ़ा था, ऐसा ही हमने सेमिनारों में सुना था, ऐसे ही टीवी पर चल रहा था, ऐसी बुकलेट आ रही थी, ऐसे हमारे यहां के लोग कह रहे थे। ये आखिर निकला कहां से? कौन लोग थे जिन्होंने ये फॉर्मूला निकालकर हमको दे दिया और हमारी बॉडी में फैट कम हो गया, जिसका परिणाम निकला कि हार्ट में फैट नहीं था तो कोई कण फंस गया तो काम हो गया पूरा। लाभ किसको होगा? जिसने ये रिसर्चें की, जिसने वो पेपर छापे, जिसने वो समाज में फैलाया, जिसने आपके बीच में भेजा, जिसने वो रिसर्च पेपर हमारे डॉक्टर के पास भेजे, वो रिसर्च पेपर हमारे घर में भेजे, जिसने वो अखबारों में छपवाया, जिसने वो टेलीविजन पर दिखाया, आखिर वो कौन लोग थे? और जिसने करवाया वो क्या चाहता था? तो सवाल यह है कि अगर इस प्रकार के रोग बढ़ेंगे तो मेडिसिन कौन बनाएगा? उसका इंस्ट्रूमेंट कौन बनाएगा? उसकी ब्लड टेस्टिंग कौन करेगा? उस टेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट कौन बनाएगा? उसके लिए डॉक्टर कौन तैयार करेगा? और कहां हम पढ़ने जाएंगे? जहां पर उस बीमारी की खोज हुई है, जिसने वो खोज करके निकाला है, वो बीमारी, वो खोज करने वाला उसका इंस्ट्रूमेंट भी तैयार करेगा, मेडिसिन भी तैयार करेगा, डॉक्टर भी तैयार करेगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगा और भारत में भेज देगा। हमारे लोग वहां पढ़ने भी जाएंगे, हमारे लोग वहां से सीख कर आएंगे, वहां से सीख कर आकर उनकी मशीनें भी लाएंगे, उनकी बनाई हुई मेडिसिन भी लाएंगे, और जब हम यहां बनाने लगेंगे तो पेटेंट भी उनसे ही खरीदेंगे। ये है ग्लोबल मार्केटिंग। ये विषय तो समझाने के पर्पस है कि क्योंकि हम उस सभी लोग कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो तो अभी 1 महीना पहले एक जिले के जिला समरसता प्रमुख, तो उनके विभाग समरसता प्रमुख हमसे मिलाने लगे, भैया ये देखो आप इस आपके जिले में जहां आप निवास करते हैं ये नए इनका दायित्व तो आया है और इनसे आपका परिचय होना बढ़िया है। उनसे मैंने पूछा कि क्या करते हैं, तो बोले भाई साहब 15 साल पहले बैंक में नौकरी करते थे, 18 साल पहले। अभी क्या करते हैं? बोले वैसे वो छोड़ दिया है, अब तो दूसरा काम करते हैं, समाज की भलाई का काम करते हैं। तो ना वो तो हम भी करते हैं, लेकिन भाई रोजी रोजगार बच्चे भी पालने होते हैं, वो कहां से आता है? तो ना का वो भाई साहब आता है, हम समाज का काम करते हैं, समाज के काम करते समय ही हमारी आमदनी भी हो जाती है। ये तो हमें भी बताओ भाई फार्मूला, ये तो उन्होंने बताया भाई साहब हम तो गरीबों की, मजदूरों की और जो जेंडर इनइक्वालिटी के शिकार हैं, महिला उत्पीड़न के शिकार हैं, उनकी मदद करते हैं। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन भाई पैसे कहां से आते हैं ये बताओ। भाई मदद करते हैं, हम भी करना चाहते हैं और करते भी यथासंभव जितनी करते हैं, लेकिन आप पैसे कहां से लाते हैं? तो बोले भाई साहब हमको दिल्ली से एक एजेंडा आता है, उस एजेंडे के अनुसार हमको सर्वे करना होता है, उस सर्वे के अनुसार उनसे मिलना होता है, वो वहां रिसर्च पेपर आता है, वो पेपर उनको देना होता है, उनको समझाना होता है और उनको लड़ने के लिए खड़ा करना होता है। अब आप बताओ किससे लड़ने के लिए खड़ा करना होता है? अपनों से, अपने घर में। तो हमने कहा कहीं वो तुम्हारा वाला वो तो नहीं एलजीबीटीक्यू? बोले हाँ भाई साहब आजकल तो वही प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत सही। अब एलजीबीटीक्यू है क्या ये समझना पड़ता है।
अब कोई लड़का लड़की बनकर रहना चाहता है तो उसके फंडामेंटल राइट है कि वो लड़की बनकर रहेगा। ये उसको समझाना कि तुम्हारे मन में अगर ये बात आती है कि तुम्हें चुनरी ओढ़कर रहना है, महिलाओं की तरह बिहेव करना है, महिलाओं की तरह रहना है, महिला गुण धारण करना है, तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट है। इस बात के पैसे मिलते हैं, इस बात के पैसे मिलते हैं कि जेंडर इक्वलिटी के नाम से, LGBTQ सोसाइटी के नाम से तुम्हारी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है, तुम क्या करना चाहते हो, इसके लिए पैसा मिलता है। और वो पैसा से साहब हमारा घर चलता है, तो कितना बढ़िया सामाजिक काम है, समाज का काम भी करते हैं और साहब पैसा भी मिलता है और हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। हमने कहा भैया ये काम तो अपनी समझ नहीं आता। बोले भाई साहब आप करते नहीं हो ना, इसलिए नहीं समझ आता। हमसे पूछिए हम करते हैं तो कितनी आत्मसंतुष्टि होती है कि हमने एक महिला को डिवोर्स दिलवा दिया। बोले साहब उसके पास पैसे नहीं थे, वो कोर्ट नहीं जा सकती थी, वो तो हमने कहा उसको भी पैसे खर्च करते। बोले उसका भी खर्चा उठाती है हमारी सोसाइटी, लेकिन लड़ाई पूरी होनी चाहिए, परिणति पूरी होनी चाहिए, परिवार पूरा टूटना चाहिए। जब तक परिवार पूरा नहीं टूटेगा तब तक बोले संतुष्टि ही नहीं मिलती। अब आप बताओ, बड़े भाई को छोटा भाई सता रहा, छोटे भाई को बड़ा भाई सता रहा, बाप बेटे को सता रहा, मां बेटी को सता रही, मां बेटी को विवाह नहीं करने दे रही पड़ोसी से। एक मैकेनिक घर में आया था, वो उसको अच्छा लग गया, अब उसको मां शादी नहीं करने दे रही, अत्याचार कर रही है। वो 18 साल की हो चुकी है, उसके फंडामेंटल राइट है, लेकिन परिवार नहीं होने दे रहा, इसलिए हम उसके लिए काम करते हैं कि वो अब्दुल के साथ चली जाए। तो हमने कहा आपके पास संघ का दायित्व है। बोले हाँ भाई साहब। तो उनसे जो विभाग के समरसता प्रमुख थे, हमने उनसे पूछा कि इनका परिचय आपने लिया? बोले नहीं, इनके पिताजी तो कम्युनिस्ट थे, लेकिन अभी ये सुधर रहे हैं, तो सुधारात्मक कार्य हम कर रहे थे इसलिए उनको ऐसा कर दिया। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे बीच में, हम में ही, हमको ही उन्होंने ट्रैप में फंसा और हमको ही पता नहीं कि हम उनके ट्रैप में कब फंस गए, कैसे फंस गए। अब आप सोचो कि पहले आवश्यकता, हमारे यहां कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आप उल्टा समझो, आविष्कार के आधार पर आवश्यकता का जन्म देना है। आविष्कार हमने कर लिया, ये एक कुछ टेढ़ा तिरछा बना लिया, अब इसको बेचना है। तो आपको दिया तो आपने कहा भाई साहब ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, तो उसके लिए MBA करवाना पड़ेगा जो बेच सकेगा इसको। अब वो जो प्रोडक्ट बनाया उसका MBA कहां होगा? उसका MBA वहीं होगा जहां पर वो प्रोडक्ट बना। तो अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं उसको पढ़ने के लिए बुलाएंगे, बढ़िया आपके घर वालों के खेत बेचकर पैसे जाएगा, और ये प्रोडक्ट जो मेरे किसी इस्तेमाल का नहीं, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सिखाएगा। तो क्या हुआ, हमने 3-4 साल 5 साल वहां पर रहे, अपने मां बाप का खेत बेचकर पैसे ले गए और वहां से ये बेचना सीख कर आए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या है ग्लोबल मार्केटिंग? ग्लोबल मार्केटिंग यह है कि साहब प्रोडक्ट पहले बनाया और मार्केट बाद में बनाई। और हम क्या करते थे कि मेरी आवश्यकता के अनुसार हम प्रोडक्ट लाते थे। उसका इलस्ट्रेशन छोटा सा है, एक फीचर फोन भी हेलो कर सकता है और एक आईफोन भी 2 लाख रुपए वाला चल सकता है, काम दोनों के एक से हैं। लेकिन उसने जो 2 लाख का बनाया, इसके लिए उसने हमको ट्रैप पर लिया, और आप ये 2000 वाला छोड़कर 2 लाख लो और 1,98,000 उनके पास चला जाए, इसके लिए मार्केटिंग होती है। पूरी मशीनरी खड़ी करेगा। एक फोन बेच लिया, तो एक फोन बेच लिया भाई, घर में है, ठीक है, काम चलेगा, डॉट फोन है, सबके काम चलेगा। लेकिन फिर वो कुछ एनजीओ, कुछ टीवी चैनल्स, कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ नाटक जो टीवी पर चलते हैं, कुछ फिल्में ऐसी बनाएंगी जिससे ये लगे कि नहीं भाई घर में सबके पास होना चाहिए। आवश्यकता तो एक फोन से भी पूरी हो सकती थी, लेकिन सबके पास होना चाहिए, यह आवश्यकता पूरी कैसे करे? तो ये कब होगा
ये तब होगा जब या तो नया प्रोडक्ट आ जाए और वो प्रोडक्ट में भी घर में वैमनस्यता इतनी हो जाए कि हम एक दूसरे का फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब हम खुद ही ले आएंगे अपना, और सबकी जेब में होना चाहिए। फिर वो मार्केटिंग करके आपका स्टेटस मेंटेन करेगा और कहेगा एक फोन से काम नहीं चलता भाई साहब, आईफोन अलग, आईपैड अलग, फलाना अलग, दिमाग अलग, और ये 10 तो फिर वो स्टेटस मेंटेन करवाएगा। और वो भी कौन करवाएगा? वो भी आप दुकान पर चले जाइए, जो आपके काम की चीज नहीं है वो भी आपको बेच देगा। तो जब तक परिवार नहीं टूटेगा तब तक एक फोन से 10 फोन कैसे बनेंगे? एक फ्रिज बन गया, घर में एक से काम चल सकता है, लेकिन साहब हर कमरे में होना ही चाहिए। एक टीवी बन गई, पूरा परिवार बैठकर देख सकता है, लेकिन हर कमरे में हर बच्चे के पास एक टीवी होनी चाहिए। उसकी रिसर्च पेपर आपके पास आएगा सिस्टमैटिक तरीके से, और वो रिसर्च पेपर कुछ एनजीओज हमारे बीच में काम करके मेरे फंडामेंटल राइट हमको बताएगा, और मेरे फंडामेंटल राइटों में बताएगा कि कमाया तुमने होगा, लेकिन मेरा भी अधिकार है, इसलिए मेरा टीवी अलग होना चाहिए। कुल मिलाकर वहां एक पेपर तैयार होगा, वो पेपर भारत में आएगा, भारत की एनजीओज को वो फंडिंग करेगा, फंडिंग करके उसके भारतीय मार्केट के अनुसार पेपर तैयार होगा और भारत में आवश्यकता जनरेट करेगा। और भारत में जो आवश्यकता जनरेट करेगा वो हमारा परिवार तोड़कर करेगा, वो हमें लड़ाकर करेगा, वो हमें भिड़ाकर करेगा, लेकिन आपके बीच में मार्केट तैयार करेगा। ये मूल है ग्लोबल मार्केटिंग का। प्रोडक्ट जिसने बनाया वो बेचे तो कैसे बेचे, उसके बेचने के लिए आपके बीच में आपका झगड़ा करवाकर एक भाई दूसरे भाई के साथ ना बैठे। वो समरसता प्रमुख भी आपके यहां होगा, समरसता बिठाएगा, परिवार प्रबोधन का काम करेगा, और उसको बेचारे को खुद नहीं मालूम होगा कि वो कर क्या रहा है। हकीकत में वो जो कर रहा है वो परिवार विभाजन का काम कर रहा है, और हमने मालूम लगा कि हम तो समरसता बिठाने के लिए बैठे। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि हमारे हर घर में विराजमान हो गई है, और हमको उसका पता चला नहीं कि हमारे घर में कब घुस गई। इसलिए ये जो फोर्सेस हैं ग्लोबल मार्केटिंग वाली, ये फोर्सेस कहती तो ये हैं कि हम देश में गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचित को उठाने आए, हम कमजोर की आवाज बनने आए। तो हम ये कहते हैं कि कमजोर की आवाज बनने के लिए अगर मिशनरी यहां पर आ रही है या मदर टेरेसा यहां पर आ रही है और यहां शोषित वंचित को पढ़ा रही है, उनके लिए स्कूल खोल रही है, उनके लिए अस्पताल खोल रही है, तो जहां से वो आती है वहां कोई गरीब नहीं है क्या? उस देश में शोषित वंचित नहीं पाए जाते क्या? उस देश में सबकी आवश्यकताएं पूरी हो गई क्या? उस देश में काम नहीं बचा क्या? तो आपको पता लगेगा कि लैटिन अमेरिका में चले जाओगे तो हमसे भी ज्यादा बुरे हालात हैं उनके, अफ्रीका में चले जाओगे बिल्कुल बुरे हालात हैं उनके, लेकिन उन सबके लिए उत्तरदायी कौन? उत्तरदायी भी वो फोर्सेस जो फंडिंग करती हैं। और फंडिंग लाती कहां से? एक इलस्ट्रेशन है फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर्स। फोर्ड फाउंडेशन भारत में तस्वीर बदलने के बाद भारतीयों ने खरीद ली, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ब्रदर का एक प्रोडक्ट दिल्ली में बैठा हुआ है, पंजाब में भी घुस गया। उनके द्वारा फंडिंग, और फंडिंग के बाद फिर वो माहौल क्रिएट कर देना, और वो माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि वो सिस्टम में आ गए। ये पूरा खाका उन्होंने तैयार किया और हमको दिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर
हमारा मॉडल क्या है और हम उस मॉडल पर पहुंचे कैसे और इस ट्रैप में कैसे आ गए। भारतीय मॉडल के अनुसार ग्लोबल विलेज या विलेज इज ए ग्लोब, हमारे गांव में सब कुछ है। हमने 4 विभाजन किए और उन 4 विभाजनों में सबसे पहले बताया कि भाई शिक्षण अध्ययन अध्यापन कौन करेगा, साइंटिफिक काम कौन करेगा, वैद्य का काम कौन करेगा, और उस वर्ग को एक कैटेगरी दे दी। उसके अपने विभाजन हो सकते हैं, तमाम प्रकार के यज्ञ कराने वाले लोग हैं, पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो हमने एक ग्रुप बनाया। सुरक्षा किसके हाथ में होगी, उसका एक ग्रुप बनाया कि भाई ये सुरक्षा होगी। हो सकता है कि उनके बड़े नाम छोटे नाम हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बैठेंगे। और उदर पालन पूरे गांव का कौन करेगा, तो पूरे गांव का उदर पालन करने वाले लोगों को हम कृषक या वैश्य कह देते थे। उनके अपने सब डिवीजन हैं और वो डिवीजन ऐसे हैं कि हम पूरे के पूरे गांव को समृद्ध बनाएंगे, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा। और उसके लिए जाति विग्रह शब्द एक इस्तेमाल किया। जाति एक संस्कृत का शब्द है और उसका मतलब होता है सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए किया गया उपक्रम। अगर आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको 15वीं प्रमेय, 14वीं या 15वीं प्रमेय है जिसको जति कहता है वो। और वो जति का मतलब एक सिद्धांत है कि पूरे गांव में पूरा गांव समृद्धता से रहेगा, सुख से रहेगा। उस गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्य विभाजन एक जति कहलाया। संस्कृत का शब्द है, वैदिक ग्रंथों में है। तो भाई लकड़ी का काम हल बनाने के लिए कोई करेगा, कोई सोने का काम करेगा, तो कोई कपड़े का काम करेगा, तो कोई ऊन का काम करेगा, तो कोई बुनाई का काम करेगा। और इस प्रकार से कृषि प्रोडक्ट पर सब निर्भर होंगे और उस कृषि या जो व्यवसाय करता है उस व्यवसाय से ही सुरक्षा वालों जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनका उदर पालन करेगा, जो मस्तिष्क का काम करने वाले हैं उनका उदर पालन करेगा, और जो उसके श्रमिक हैं जो उसका सहयोग करने वाले उनका भरण पोषण करेगा। इस व्यवस्था में जो गांव का प्रोडक्ट बचेगा वो गांव से जनपद को, जनपद का मिलाकर जब सभी गांव का मिलाकर जनपद का बचेगा तो वो प्रांत को, और प्रांत से जो बचेगा एक्स्ट्रा होगा वो राष्ट्र को, और फिर वो नेशनल सिक्योरिटी पर काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल सिक्योरिटी पर काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगा, विदेश नीति पर काम करेगा और पूरे इंटरनल सिक्योरिटी पर काम करेगा। कहां प्रोडक्ट तैयार होगा, हमारे गांव में तैयार होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जब नेशनल सिक्योरिटी का काम गया जिसके पास, तब तक हम सब का भरण पोषण हो चुका था। हम में से कोई ऐसा नहीं था जो बेरोजगार था। और इसके बाद जो शिक्षा अध्ययन अध्यापन और जीवन शैली है वो हम दर्शनों को पढ़ाकर अपने गांव में एक वो बना लेते थे गुरुकुल, और उसमें पढ़ाकर वो सही कर लेते थे। अब ईसाई आए भारत में, पहले मुसलमान आए, तो मुसलमानों को लगा कि एक जो उनका उपक्रम है कि ये मंदिर बनाकर ये जो लीडर है, ये जो दिमाग लगाने वाले लोग हैं, ये जो समाज को बचाने वाले लोग हैं, इनको तोड़ना, उन्होंने वो किया। लेकिन फिर भी हम गुरुकुलों को कहीं बचाने में सफल रहे और इकोनॉमी भी हमारी वैसी चलती रही। वो बहुत कर पाए तो मेरा सर कलम कर पाए, बहुत कर पाए तो हमारा अनाज लूट कर ले गए, लेकिन फिर भी हम समाज को बांधने में एक बड़ी स्थिति में सफल रहे और बेरोजगारी नाम की चीज हमारे अंदर नहीं रही। ईसाई भारत में आए, वो एक मॉडल लाए और उस मॉडल को लागू करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर भंग कर दिया। हमारे गुरुकुल खत्म किए, हमारे शास्त्र पूरे जलाए, हमारे यहां की व्यवस्था पूरी खत्म की और हमारे स्कूलों को खत्म करके मिशनरी के स्कूल में अपने लायक कर्मचारी तैयार करने की व्यवस्था कर ली। मैकाले जो सबसे पहले एजुकेशन कमीशन बनकर आया था तो उसने एजुकेशन पर काम किया, फिर वही लॉ कमीशन बनकर आया। अब क्या किया, फैक्ट्री आई, तो गांव का जो आर्टिसन है हमारा, जो कार्य विभाजन हमने कर रखा है कई जातियों के नाम से, वो उसने भंग किया
और प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दिया उसने फैक्ट्री में, या वहां से बनाकर लाया और यहां पर उसने बेचा। वहां से जो प्रोडक्ट बनाकर लाया उसने यहां पर बेचा, तो उसको बेचने के लिए सबसे पहली तो आवश्यकता तैयार करनी पड़ेगी ना, बेचेगा कहां? बेचने के लिए जो हमारे गांव में, जो हमारे क्षेत्र में एक इकोसिस्टम है उसको भंग करेगा और इन सबको बेरोजगार करेगा। गांव में बैठ गया जमींदार, जिसको उसने बेच दिया गांव, उसने कर वसूली चालू कर दी और जो बाकी आर्टिशन था उसको भंग कर दिया, क्योंकि वो उधर पालन उसी कृषक के आधार पर होना था उसका, और उधर पालन अब हो नहीं सकता क्योंकि फैक्ट्री से सामान आता है। तो नया मॉडल ये आया कि हमारा सिस्टम भंग करके उसने अपना शुरू किया और परिणाम ये निकला कि हम सब जो इस देश के मालिक थे वो सब कर्मचारी बन गए। हमारा जो जातिगत विभाजन है, विभाजन से मतलब व्यवस्था है, वो व्यवस्था भंग करके वो सभी जातियों का, वो गुरुकुलों को जो समझाने वाले थे, वो लोग जो करने वाले थे, वो पूरा इकोनॉमिक मॉडल आपका भंग कर दिया उसने। और अब उसने नया मॉडल उतार दिया जमीन पर, और वो ये था कि प्रोडक्ट या तो इंग्लैंड से बनकर आएगा या फिर भारत में बनेगा, लेकिन आप बनाने वाला व्यक्ति स्वायत्त नहीं होगा, वो मेरे मातहत कर्मचारी होगा और प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगा, वहीं सब काम करेंगे और उसका भरण पोषण भी हो जाए। इतने पैसे उसको नहीं देने कि वो कुछ आंदोलन कर सके, दिमाग लगा सके। इसलिए अब सभी लोगों को कर्मचारी बनाना, अपना नौकर बनाना। परिणाम यह निकला कि भारत नौकरों का देश हो गया, मालिकों से नौकरों का देश हो गया। सौभाग्य से स्वतंत्रता भी मिल गई, लेकिन अब स्वतंत्रता मिल गई, वो यहां आपके ऊपर शासन करने नहीं आए थे, वो तो आपकी वेल्थ को लेने आए थे। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कहा कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ इज द ऑब्जेक्ट। इनका ऑब्जेक्ट केवल यहां के धन को लूटना, और धन को लूटने के लिए उन्होंने आपका जो गिन्नी थी, जो 12.5 ग्रेन की होती थी, और रुपया था जो 12.5 ग्रेन का होता था, उसमें से सबसे पहले डिवैल्यूएशन करते हुए 5 ग्राम निकाल लिया। 12.5 ग्राम की जगह 7.5 ग्राम की हो गई। और हमको तो लगा एक गिन्नी में जो पहले मिलता था वो आज मिलता है, लेकिन ले क्या गया वो गिन्नी? उसने सब ले ली, लेकर उसको रिस्ट्रक्चर किया, नई गिन्नी बनाई, 12.5 ग्रेन की जगह 7.5 ग्रेन की बना दी, तो सोना ले गया, रुपया में से निकाल ले गया तो चांदी ले गया, और बाद में उसने कागज पर लिखा मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं, वो भी बाकी सब ले गया। मतलब आपकी सोना और चांदी, और वो तो ले गया जो प्रेस्टीजियस धातुएं थी, उस पर कागज पर लिख कर दे गया कि मैं जातक को 1 रुपया देने का वचन देता हूं, वचन छोड़ गया, तो सोना चांदी ऐसे ले गया। अब बाकी का जो एग्रीकल्चरल देश है, जो विश्व पर शासन करता है, पूरे विश्व में अग्रणी भूमिका में है, उसकी इंडस्ट्री को भंग करके नया प्लेटफॉर्म, नई इंडस्ट्री तैयार करना, और फिर हमको उसमें अपना कर्मचारी बनाना, और हम कर्मचारियों में भी छोटा बड़ा कर्मचारी आपस में एक दूसरे का बॉस और नौकर हो गया है। सब क्या? सब कर्म नौकर हैं उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका खेत है, उनके खेत में जो प्रोडक्ट होगा वो बेचते हैं कि भाई ये जमींदारी हमने 1 लाख रुपए में बेची कि 20,000 में बेची, वो अपना वसूलेगा, करेगा, हमसे ही करवाया। हुआ क्या कि उसने पूरा मॉडल बदल दिया। हम अपने ही देश में जहां बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां अब हम बेरोजगार हो गए। अब नया फार्मूला आया, रोजगार दो। लेकिन इतने से चैन मिलता नहीं, क्योंकि अब तो वो चले गए, तो अब क्या करें? अमेरिका में शासन किसका? आज भी वही यूरोपियंस का। यूरोप से केवल वो स्वायत्त हो गए, तंत्र वही था, लोग वही थे, केवल रानी के मातहत नहीं रहे। इतना ही तो हुआ अमेरिका में, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ कुछ। ऑस्ट्रेलिया में इतना ही तो हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहां है पता नहीं है, न्यूजीलैंड के ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहां है पता नहीं है, साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल लोग कहां हैं पता नहीं है, कनाडा के ओरिजिनल लोग, मैक्सिको के ओरिजिनल लोग कहां हैं? वो नेटिव इंडियंस। उन्होंने क्या किया कि वो लोग आए, वहीं पर बस गए। केवल स्वतंत्रता के नाम से इतना हुआ कि महारानी से उनका लिंक खत्म हो गया, लेकिन जो लोग आए थे वो उस शासन को संभालने लगे, और जो वहां का ओरिजिनल नेटिव समाज है वो नौकर ही बना रहा, उन्होंने नौकर बनाकर छोड़ दिया।
हमारे समय पर जब वो गए, ये बात तो 16वीं 17वीं सदी की है कि वो लोग आजाद हुए। हमारे समय पर जब गए तो हमारा सौभाग्य ये था कि वर्ल्ड बैंक, वो विश्व युद्ध खत्म हुआ था और जो तेहरान डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन शुरू हुए यूएनओ के, उसमें यह तय हुआ कि तभी यूएनओ सफल हो सकता है जब उपनिवेशवाद खत्म होगा। तो उपनिवेशवाद खत्म करने की प्रतिज्ञा ली गई और उपनिवेशवाद खत्म करने में हम ही नहीं, हम तो लड़ सकते थे, लड़ रहे थे। श्रीलंका आजाद हुआ, मॉरिशस आजाद हुआ, मालदीव आजाद हुआ। ये छोटे छोटे टापू जो अंग्रेज अगर फूंक मार देता तो उड़ जाते, वो सब आजाद हुए, क्योंकि वो इंटरनेशनल पॉलिसी थी। यूएनओ में यह तय किया गया कि यूएनओ तभी बनेगा जब उपनिवेशवाद खत्म होगा। अगर उपनिवेशवाद खत्म नहीं होगा तो इस यूएनओ का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो हमारे यहां रोक नहीं सकते थे। जो उस समय 45 में हुआ, 45 वाले लोग रुके नहीं। 45 से पहले जितने देश आजाद हुए उन सभी देशों में उनका ही शासन है। 45 के बाद में जितने आजाद हुए वो सब स्वायत्त हुए, अपने बाकी सबको वापस जाना पड़ा, लेकिन उद्देश्य उन्होंने नहीं छोड़ा। उसको समझने के लिए वुड्रो विल्सन और चर्चिल का एक लेटर बड़ा प्रचलित हुआ जो उन्होंने 1992-93 में पब्लिश किया। जब हम आजाद हुए तो रूजवेल्ट वहां का राष्ट्रपति था, उसने चर्चिल को लिखा कि आजाद तो करने की बात चल रही है कि आजाद कर देंगे, लेकिन जो करना है वो ये है कि हिंदुस्तान में छोड़ने के बाद भी तुमको ही बने रहना है। इसलिए छोड़ना है इन देशों को तो मित्रवत व्यवहार करके छोड़ो, क्योंकि छोड़ना तो है ही। तो इनके साथ मित्रवत व्यवहार रखोगे तो ठीक रहेगा। तो इसमें घुसे भी रहोगे और छुट्टे भी रहोगे। दुश्मनी कर लोगे तो खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अभिमन्यु सुशील जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को वो विवाद बनाकर छोड़ गए। वो देश में बहुत सारे विवाद छोड़ गए। खाड़ी के 2 देशों के 50 बना गए। खाड़ी पूरा गुलाम था उस समय। 2 के 50 बना गए, हमारे के भी 5-7 बना गए। विवाद भी यहां छोड़ गए, यहां अपनी हिस्ट्री छोड़ गए, अपने सिलेबस छोड़ गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ गए। और दुर्भाग्य से हम जब बैठे तो हमने उसको चेंज नहीं किया। हमने भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी रेल चला दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बना था, जिसका उद्देश्य दूसरा था। इसलिए क्या निकला? तो उन्होंने कहा कि अब भारत को कैसे लूटना है, अब इन देशों को कैसे लूटना है, उसके लिए रिसर्च पेपर छापो और अपने यहां यूनिवर्सिटियां तैयार करो, भारत के लोगों को वहां पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद भारत में भेजो और अपना प्रोडक्ट कैसे बेचो, इसके लिए पूरी मैकेनिज्म बनाओ। तो हमारा क्या होता है? आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो क्या हुआ? 50 पैसे कहां गए? वो उनके पास गए। उसको करने के लिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तैयार करता है। मेडिसिन में तो उन्होंने वो खेल खेला, एजुकेशन में तो उन्होंने वो खेल खेला। अब आजकल एक नई बात चल रही है। ये जो LGBTQ का जजमेंट आया ना सुप्रीम कोर्ट का, इस जजमेंट से पहले जैसे वो एनजीओ की मैंने बात की, तमाम एनजीओ भारत में काम कर रहे थे जिनकी फंडिंग बाहर से हो रही थी, सही से हो रही थी। अब उसका तो हमको भी समझ में आएगा, LGBTQ बनने से उनको लाभ क्या? उनको लाभ, उन्होंने कहा अलग वॉशरूम बनेगा, अलग इंस्ट्रूमेंट बनेगा, LGBTQ कम्युनिटी के लिए अलग प्रोडक्ट बनेगा, उनके लिए अलग बेचेगा और सरकार उसकी फंडिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार बना कर दे इनको। कौन बनाएगा? जिसने वो प्रोडक्ट की इन्वेंशन की थी वो उसको उसके इंस्ट्रूमेंट बनाएगा और हमको बेचेगा और हमारे लोग खरीदेंगे, क्योंकि माहौल ऐसे ही। तो हम क्या कहेंगे वो पुराना जमाना था, आजकल तो ऐसा चल रहा है, आजकल ऐसा चल रहा है तो ये देना। लेकिन इतने में पेट नहीं भरता। आजकल एक नया निकला है कि लड़का जो है वो लड़की बन सकता है, आने वाला है। वो उन्होंने रिसर्च कर ली है, उसकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई चालू कर दी और हमारे लोग पढ़ने लगे। लड़का लड़की बन सकता है।
तो अगर फंडामेंटल राइट समझा दिया जाए, कुछ एनजीओ ये समझा दें फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से कि भाई तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तुम पुरुष बनकर रहना चाहते हो या महिला बनकर रहना चाहते हो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है सर। कौन मां, कौन पिता, कौन घर वाले, कौन, कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। और ये एक माहौल क्रिएट हो जाए, तो माहौल में जिसके पास थोड़ा धन अभी है, अभी तो महंगा है, चूंकि थोड़ा धन है, तो वो कहेगा 5 साल के लिए लड़की बनकर देखते हैं। वो हार्मोन्स इंजेक्ट करेंगे, लड़की की तरह वो चलना शुरू करेगा, उसके तरह बिहेव करना शुरू करेगा, और 5 साल रहने के बाद उसको लगेगा कि नहीं अब फिर लड़का बन लेते हैं, तो फिर लड़का बनने के लिए उनके पास ही जाएगा। तो फिर वो हार्मोन्स इंजेक्ट करेंगे, उसके कुछ ऑपरेशंस करेंगे, उसका कुछ। अब ये जो हार्मोन्स इंजेक्ट किया, वो हार्मोन कौन बनाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा, उसकी मशीनरी कौन बनाएगा, उसके इक्विपमेंट कौन बनाएगा, उसका डॉक्टर कौन तैयार करेगा, उसके लिए प्रशिक्षण कौन देगा, उसकी मेडिसिन कौन देगा? क्योंकि ये 5 साल ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, 5 साल तक इसको प्रिस्क्रिप्शन में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा और पैसे कहां जाएंगे? ये जो 5 साल लड़की बनकर देखना चाहेगा, इसके लिए भारत में एनजीओ कुछ काम करेंगे, भारत में फंडामेंटल राइट के माध्यम से आंदोलन होंगे, भारत में पिटीशंस होंगी, उन पिटीशंस के मुकदमों का पैसा खर्च करेंगे, और ये सब ग्लोबल कंपनियां करती हैं। क्या पड़ी है भाई तुमको? हम कर लेंगे ना अपना, लेकिन उनको क्या पड़ी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेबस इंजेक्ट करना। फंडामेंटल राइट ऐसा भी होता है, ये ऐसा भी होता है, और ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आप सोचो कि 5 वर्ष के लिए इसने जो शौक पूरा किया, उस शौक को पहले उन्होंने क्रिएट किया, उसके लिए उन्होंने ह्यूमन राइट का खेल खेला, उन्होंने देश में एक हवा तैयार करी, उसके लिए उन्होंने तमाम रिसर्च पेपर छापे, तमाम तरह की राइटिंग्स की, तमाम तरह की बुकलेट की, सेमिनार किए, और भारत में एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि नहीं तुम रह सकते हो। अब भारत में 140 करोड़ में से आधा परसेंट, 0.01% भी अगर उनके पास चले गए तो क्या होना है? क्योंकि वो खर्चा इतना महंगा है, उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है, तो आपकी जीडीपी का 1%, 2% तो चला गया, और हम 1% ग्रोथ करके कर रहे हैं, और वो हम दिया है उनको मुफ्त में। फिर क्या हुआ? फिर वो जो मुफ्त में हम उनको देकर आए थे, उन्होंने हमारे डॉक्टर तैयार किए थे, यूनिवर्सिटियों में उनका सिलेबस तैयार हुआ था, रिसर्च पेपर बने थे, उसके बाद हमने भी भाई एकेडमिक काउंसिल बिठाई और कहा जब हमारे लोग वहां पढ़ने जाते हैं तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो हमने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी पेटेंट किसके पास? पढ़ाना हमने शुरू कर दिया, पेटेंट तो उनके पास ही अभी मेडिसिन का। जब 10-15 साल निकल गए और हम भी कुछ उसमें रिसर्चें करके अपना बनाने लगे, तो उन्होंने कहा भाई अब धंधा ये बेकार हो गया, अब एक काम करते हैं, कुछ और बनाते हैं। तो उन्होंने कोई और प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट हमारे यहां फिर से मार्केटिंग खड़ी कर दी, और अब हम जो हमारे यहां जनरलाइज्ड हो चुका था, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, जो हमारे एमबीए की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था, जो हमारे यहां पढ़ा, उसको उन्होंने कहा ये जनरलाइज्ड हो गया, अब इनको पढ़ने दो, अब हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और अब की यही वाला प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं, ऐसा। अब इसकी खूबियां बतानी शुरू करी, इसमें कुछ कम ज्यादा डाला, और फिर आ गए, और फिर हम फंस गए, और फिर हम वही करने लगे जो वो कर रहे हैं। इससे क्या होता है? हम कर रहे हैं परिवार प्रबोधन, और वो कर रहे हैं परिवार विभाजन। जब तक परिवार विभाजन नहीं होगा, तब तक ये एक प्रोडक्ट जो एक गांव में बिक सकता था, वो एक एक घर में बिकेगा, एक एक घर में, फिर एक एक घर का परिवार टूटेगा, उन परिवारों के बच्चे टूटेंगे, घर में एक एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर आप सोचो कि जो भारतवर्ष में 1 करोड़ परिवारों को बेच सकता था, वो 140 करोड़, कितनी ग्रोथ हो गई? 140 गुना। अगर आवश्यकता भी है तो 1 करोड़ परिवार हैं, एक डिवाइस से काम चल सकता है, एक टीवी से काम चल सकता है। लेकिन वो एक टीवी भाई बेच ली उन्होंने, एक टीवी, 1 करोड़ टीवी बेच ली, अब उन्हें और बेचनी तो कैसे बेचेंगे? तो जब तक मेरा परिवार नहीं टूटेगा, तब तक उनका प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। इसलिए वो तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, किताबें तैयार करते हैं, यहां तक कि अब ये जो सोशल मीडिया है,
आप सोचो सोशल मीडिया पर ये जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, ये कौन करता है, क्यों करता है भाई? मेरा रिसर्च पेपर, जो लोग एजुकेशन फील्ड से होंगे भाई, उसका पेटेंट होता है, उसका हमें पैसा मिलता है, लेकिन ये जनरलाइज मर ज्ञान हमको पिलाए पड़े हैं। ये इसलिए पिलाए पड़े हैं क्योंकि पीछे से वो प्रोडक्ट तैयार करके भेज रहे हैं, उससे पहले माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। इसलिए जब भारत की वेल्थ भारत से बाहर जाएगी तो उनका साधन है कि वो आपसे कैसे ले लें, उसके लिए हमको कन्विंस कर लें और हमारे यहां खेल खेल लें और हम उसमें आ जाएं, क्योंकि जिस तरफ सब दुनिया चल रही है उस तरफ हम चलें। इसको कहते हैं कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म हमारे देश में तैयार करके हमारे लोगों को, हम लोगों को ही दूसरी विद्या समझा दी, तो हम अपने ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से कहीं हट गए। मैं ये नहीं कहता कि वो ग्लोबल गांव बन जाए, लेकिन परिवार प्रबोधन तो होना चाहिए। हम परिवार प्रबोधन में क्या करते हैं? अब हम ये कहने लगे हैं भाई कम से कम महीने में नहीं तो हफ्ते में एक दिन बैठकर एक साथ खाना खा लो। लेकिन वैमनस्यता होगी तो कैसे खाना खाएंगे? अलग खाना बनेगा, अलग किचन बनेगा, अलग गैस बनेगी, अलग सिलेंडर मिलेगा, अलग बर्तन बिकेंगे, अलग सारा सामान होगा, अलग फ्लैट बनेंगे और उसमें उनका जो हित हो सकता है उनका भी होगा। एक एसी में सारा परिवार लेट सकता है, लेकिन अलग अलग रहेंगे तो 20 एसी खरीदने पड़ेंगे आपको। फाइनली नुकसान किसका? देश का, हमारे समाज का, हमारे। हम परिवार को नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम परिवार को इसलिए नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि इसलिए नहीं कि नहीं हमारे अंदर कुछ कमी, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे दिमागों में अपनी चीजें फिट कर दी और वो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। अब इस पर कैसे ध्यान देंगे, ये विषय है, क्योंकि वो तो चल दिया है। हमारा यूथ उस तरफ भाग गया है क्योंकि उसको रोजगार चाहिए। क्योंकि पहले का जो मॉडल था 1822 से पहले, उसमें यूथ भागता नहीं था क्योंकि उसको रोजगार नहीं चाहिए था, रोजगार उसके पास था। लेकिन 1822 के बाद जो शुरू हुआ उसके लिए उसको बेरोजगार बना दिया, वो रोजगार चाहिए। तो जो वो बना रहे हैं वो खरीदने के लिए मेरा व्यक्ति रोजगार वहां पा रहा है, उनसे ट्रेनिंग लेकर हमको ही समझा रहा है। वो कैसे करेंगे ये सोचने की बात है। अगर वो प्रोडक्ट बिकना कम हो जाए तो, अगर चाइना के दीपावली पर खिलौने भारत में बिकना कम हो जाए तो, और कैसे कम होंगे भाई? वो तो बना रहे हैं, प्रोडक्ट है सामने रखा है, हम खरीदना बंद करेंगे, हम कुम्हार से दिए खरीदना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले वो दृष्टि भारत में होना आवश्यक है कि आखिर ये क्या खेल रहे हैं और हमारी लड़ाई किससे है। इसलिए चाइना की इकोनॉमी को जो हम गिराने का प्रयास कर रहे थे भारत के लोग, वो अपना काम बहुत हद तक करना शुरू कर दिया और उनकी समस्याएं दिखाई दे रही हैं हमको। उसका सिर्फ एक कारण है कि भारत में स्वदेशी का जो जागरण हुआ और हमको समझ में आया कि मेरा एनिमी कौन है, हमको समझ में आया कि एनिमी खेल कैसे रहा है, हमको समझ में आया कि एनिमी हमको टारगेट कैसे कर रहा है, तो हमारे लोगों ने वो प्रोडक्ट लेना कम कर दिया। बंद तो नहीं कर पाए, कम कर दिया। और सौभाग्य से देश का नेतृत्व भी ऐसे हाथों में चला गया जिसने कहा कि आवश्यकता है तो वो खरीदेगा, तो सप्लाई हम अपनी चेन बढ़ा दें। तो हमने देसीकरण शुरू कर दिया। हमने कहा हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करोगे, हमारे यहां तैयार करोगे तो हम बिकने देंगे, नहीं तो हम एंटी डंपिंग लगाकर उसका केस रेट दो गुना कर देंगे, क्रॉस बॉर्डर करने नहीं देंगे। ये सब प्रयास किए गए। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं तो हमारे स्तर पर भी वो चीज हमारी समझ में आए और हमको लगे कि हमको तोड़कर उनका लाभ है। एक और इलस्ट्रेशन देकर बात को पूरी करूंगा मैं। 2004 के अंत में एक संशोधन आया सक्सेशन एक्ट पर, और सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में उसने संशोधन यह किया कि अविवाहित महिला की जगह अविवाहित हटा दिया। जो बंटवारा होगा उसमें था कि पुत्र, पत्नी और अविवाहित पुत्री।
2004 में एक बहुत बड़ा, 2004 से पहले देश में माहौल दूसरा था, खूब रिसर्चें हुई, खूब लिटिगेशन हुई, खूब सब कुछ हुआ और सरकार ने उठाकर उसको संशोधित कर दिया, अविवाहित शब्द उससे हटा दिया। अच्छा है। और हमको समझाया कि भाई ये सशक्तिकरण के लिए है, महिला सशक्तिकरण है। बात बिल्कुल सही भी है, जेन्युइन है, समझ में आती है। भारत का समाज का 80% व्यक्ति कहता भी है ठीक बात है भाई। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई वो ये आई कि हम अपनी बेटी की शादी करते किस घर में, अपने से ऊंचे या अपने से नीचे। सामान्य सी बात है कि हमसे कई गुना अच्छा घर होता है, बराबरी में भी एक बार हम संकोच करते हैं, हम कहते हैं कई गुना अच्छा घर है भाई, हमने देखा है, हमारे तो एक कमरा है, वो 20 कमरे का मकान है, हमारे तो 5 बीघा खेत है, उसके बाद 50 बीघा है, तो कई गुना अच्छे घर में करते हैं। ये हमारा स्वभाव है। अब सोचो कि जहां मेरी बेटी की शादी हुई तो मेरे घर के 5 बीघा में अगर हम 5 लोग सरवाइव कर रहे थे तो 1 बीघा उसका हिस्सा मिलेगा, ले जाएगी, फंडामेंटल वो राइट है। और उसके घर में 50 बीघा था और उस 50 बीघे में से उसकी ननद 5 बीघा ले जाएगी, 10 बीघा ले जाएगी। तो लाभ किसका हुआ ये बताएं। मैं एक बार फिर से कहता हूं, 2 परिवार हैं, हमने अपनी बिटिया की शादी एक बहुत अच्छे समृद्ध घर में करी, हमसे 5 गुना 10 गुना अच्छा था, 10 गुना एक एवरेज ले लेते हैं, 10 गुना अच्छा था। वो भी 2 भाई बहन थे उसके, मेरे दामाद के, मतलब एक भाई था, लड़का था जिससे विवाह किया और उसकी एक ननद थी, और हमारे भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लड़की चली गई। अब विभाजन करेगा, कहेगा फंडामेंटल राइट है कि वो मायके की संपत्ति में हिस्सा लेगी, तो मेरी बेटी ले जाएगी तो उसकी ननद नहीं लेगी क्या? मेरी बेटी 1 बीघा ले जाएगी तो उसकी ननद 10 बीघा ले जाएगी, क्योंकि उसका तो उतना ही शेयर है उसमें। और हमसे तो इसका जो मेरी बेटी थी इसका लाभ कितना हुआ? हानि हो गई। 9 बीघा ज्यादा चला गया, जहां वो ससुराल में अपना परिवार पालने वाली थी वहां 9 बीघा ज्यादा गया और यहां से ले गई ननद। रिश्ते 2 ही बचते हैं, या तो उसका मायका या उसकी ननद, या तो उसका भाई या उसकी ननद, मतलब उसके पति के भाई बहन और महिला के भाई बहन, और दोनों घरों में ठीक से हो गई। हमने कहा था कि परिवार प्रबोधन करेंगे कि रक्षाबंधन एक बार कम से कम हो, तो बहन जब रक्षाबंधन पर आई तो भाई ने जैसे तैसे करके 1500 रुपए दिए, तो कहती है भैया मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी में ये 500 दिखा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तो उसकी भाई की पत्नी आई तो वो कहती तुम्हारी औकात 2500 लाख है, तुम क्या मांग रही हो, और हो गया। तो अब अगर उसको सही में कभी समस्या होती तो कहां जाएगी? ना उसकी ननद का घर बचा, ना उसकी भाई का घर बचा, ना उसके मामा का घर बचा और ना ही उसके बुआ का घर बचा, क्योंकि मामा वाले में भी मां लड़के आई थी ना, और बुआ वाले में भी बुआ लड़ने आई थी। कैसे परिवार तोड़ा जाए? एक शब्द हटाने से, सिर्फ एक शब्द हटाया गया धारा 6 में, वो था अविवाहित, और उस एक शब्द ने सारे परिवारों को तोड़ दिया। आज की जिस दिन से वो संशोधन किया, हमारे पास छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में एक फैमिली कोर्ट होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज महानगरों में 8-8, 10-10 फैमिली कोर्ट हो चुके हैं और हम निपटारा नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक शब्द हटाने से। अब हम सशक्तिकरण करना चाहते थे तो अपनी बिटिया के लिए सिक्योरिटी के लिए कुछ और भी रख सकते थे कि जब तक ये विवाहित है तब तक पति इसके सिग्नेचर के बगैर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। हो सकता था, दोनों की सहमति होती तो करते, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, को पर्सनल वो भी है, सिक्योरिटी चाहिए थी, है। लेकिन उसने क्या किया? उसने पति पर बाइंडिंग नहीं किया, उसने भाई की प्रॉपर्टी तोड़कर ले गया। अब अगर बहन बहुत संस्कारित है, हमने बहुत संस्कारित किया था अपनी बिटिया को और बहुत होशियार बनाया था, तो उसने कहा हम नहीं लाएंगे अपने भाई की संपत्ति, तो कहां झगड़ा होने वाला है? तो उसके पति से झगड़ा होने वाला है। फिर मेरी बहन तो ले गई और तुम खाली पी ली,
अपने भाई की पक्ष ले रही हो, तुम अब हमारे घर की हो कि उस घर की हो, कुल मिलाकर झगड़ा होना ही है। अभी थोड़ी सभ्यता गांव देहात में है तो बचा हुआ है, शहरों में आप देख लो। दिल्ली में स्थिति ये आ चुकी है, डेड बॉडी घर में रखी, भाई बहन लड़ रहे हैं, कह रहे जब तक दस्तखत नहीं करोगे तब तक बॉडी जलने नहीं जाएगी। अरे तमाम ऐसे सैकड़ों इलस्ट्रेशन, 2-2 दिन बॉडी रखी रहती है। अब समाज कहता है करो भाई करो भाई करो भाई, तो कहीं ना कहीं समझौता होता है। फिर अब कानून कह रहा है इसको देव भाई, तो उन्होंने समझौता कर लिया। अब वो जैसी उनकी 13वीं होने से पहले उसने लाइन खींचनी शुरू करी, बोले ये बंटवारा, क्योंकि 13वीं के बाद कोई नहीं देगा कब्जा, बोले उससे पहले ही कर लेते हैं। कारण क्या? एक शब्द का हटाना, और उस शब्द के पीछे का रोग समझो। तमाम फंडामेंटल राइट के एनजीओ, महिला सशक्तिकरण के एनजीओ, भारत में तमाम एनजीओ ऐसे जड़ से बह गए जिन्होंने कहा कि अच्छा तुमको बंटवारा नहीं मिल रहा, हम है ना, चलो। वो यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैसा खर्च करते हैं। प्रॉपर्टी 5 लाख की और उसकी वकील साहब की फीस 5 करोड़। किसने दी थी ये 5 लाख की प्रॉपर्टी बांटने के लिए 5 करोड़ फीस? बड़े महंगे 15-15, 20-20 लाख रुपए रोज खड़े होने वाले वकील करे गए उस एक केस के लिए। और वो जो केस लड़ रहा था या लड़ रही थी, उसको लग रहा था ये मेरे हितैषी हैं, 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं मेरी 5 लाख की प्रॉपर्टी दिलाने के लिए। सच ये है कि वहां वो कानून बन रहा था जो एक केस पर लागू होने के बाद पूरे समाज को तोड़ने वाला था। यह है ग्लोबल मार्केटिंग। बहुत बड़े विषय हैं। आपको रिफाइंड का हमने इलस्ट्रेशन दिया, अब डॉक्टर कहने लगे हैं नुकसान कर रहा, उससे फैट निकाल दिया तो बचा क्या उसमें? जब उसमें बचा नहीं तो बॉडी को फैट नहीं पहुंचा तो कोरोजन हो गया, और कोरोजन हमारी नसों में हुआ तो जैसे ही कोई कण उसमें फंसा तो उसको निकलने का रास्ता ही वहीं से ब्लॉकेज हो गया। शुगर रेजिस्टेंस था हमको, डायबिटिक रेजिस्टेंस, हम उसको डायबिटीज समझ बैठे। डायबिटिक रेजिस्टेंस होता है कि बॉडी एक ग्लास है, इसमें आधा लीटर पानी आ सकता था, हमने 1.25 लीटर, हमने 1.5 लीटर डाल दिया इस पर, तो पानी फैलेगा नो डाउट। उसके आधार पर हमने कहा कि ग्लास खराब है, क्योंकि पानी क्यों निकल रहा है इससे, और हम इस ग्लास को सही करने चल दिया और इसको भी फोड़कर बराबर कर दिया। जब हमारी इंसुलिन बन रही थी तो इसका मतलब है वो जो ग्लूकोज को कंज्यूम करने का काम है वो हो रहा था बॉडी में, लेकिन ग्लूकोज इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने कोई चीज खा ली या फिर बॉडी के किसी और अंग में समस्या हुई जिसकी वजह से लीवर ने ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया। लीवर 11,000 प्रकार के रस बनाता है, बॉडी का डॉक्टर कहा जाता है, और लीवर इंसुलिन बना रहा था, लीवर अपना काम कर रहा था, पेनक्रियाज इंसुलिन बना रही थी, लेकिन कहीं और गड़बड़ थी जिसके लिए वो उसको ग्लूकोज सप्लाई करने के लिए ग्लूकोज बनाने लगा, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज निकला तो हमने कहा कि पेनक्रियाज खराब, इसको दवा देनी चाहिए, तो हमने उसकी पेनक्रियाज भी फूंक दी और वो केमिकल उसको दे दिया जिससे उसका लीवर भी खराब हो गया, और फाइनली मल्टी ऑर्गन फेल्योर। और बाद में डॉक्टर ने एक जवाब दिया, डायबिटीज थी भाई साहब, और इंसुलिन उसने कभी चेक ही नहीं करवाई और घोषित कर दिया कि डायबिटीज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये रिसर्चें हमारे यहां आने लगी हैं। डॉक्टर्स जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, आरोग्य भारती में अगर आप बैठेंगे तो वहां ये रिसर्चें सामने रखने लगे हैं कि वाकई में कौन सा टेस्ट करना, क्या करना, कैसे पता लगे कि हमको क्या बीमारी है। हमने फैट बिल्कुल खत्म कर दिया बॉडी से, ब्रेन हेमरेज होने लगा है, हार्ट अटैक होने लगा, फैट लेते ही नहीं है बिल्कुल, और जो फैट नेचुरल है उसमें से भी फैट निकालकर रिफाइंड बना दिया। क्यों? क्योंकि उनकी रिसर्च थी कि रिफाइंड अच्छा है, फैट नुकसान कर रहा है। ये हमें लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को उनकी चाल और उनके इंस्ट्रूमेंट का पता लगेगा। एक बार उस पर दृष्टि देना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हमको सब दिखने लगेगा।